मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि कार्यक्रम का हम लोगों का स्ट्रक्चर रहता है कि एक मुख्य वक्ता और एक साथ में अतिथि भी हमारे कार्यक्रम में शामिल होते हैं उस विषय पे, तो आनंद सर से बहुत ही कम समय मतलब कल ही बात हुई कि सर इसमें आप शामिल हो जाइए अतिथि के रूप में। आनंद सर का तो वैसे मुझे लगता है एनडीए में हिंदी लिटरेचर पढ़ाते हैं। आने वाले दिनों में सर हम लोग कबीर पे भी प्रोग्राम करने वाले हैं, तो उसमें भी हम लोग चाहेंगे कि आप शामिल हों और अपने वक्तव्य से सभी छात्रों को और तमाम श्रोताओं को जो है लाभ बिल्कुल प्रदान बिल्कुल। करें। अब अगर किसी का प्रश्न हो तो एक एक करके ले लिया जाए। मुझे लग रहा है अंकित कुछ पूछना चाहते हैं, तो अनम्यूट कर लें। अंकित छत्तीसगढ़ से। प्रमोद जी, एक रवि जी का सवाल है। रवि रंजन जी बिल्कुल 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 गया से हैं, यदि आप बिल्कुल। आज्ञा दें तो मैं वो सवाल ले नहीं लूं। नहीं, आपका पूरा वो है, वो तो हम लोग अधिकार है। रवि आप रंजन जी का एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि क्या कोविड ने कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन दिया है अर्थव्यवस्था का। और रवि जी, इसका उल्लेख अभी डॉक्टर आनंद जी ने भी किया है कि आज हमें जो हमारी एक रियलिस्ट ओरिएंटेड ग्लोबल पॉलिटिक्स है, वैश्विक व्यवस्था है, और ये वैश्विक व्यवस्था व्यापार के जरिए हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। आज हमें यहाँ पर सुधार लेकर आना है, और सुधार का एक ही पैमाना होगा, पीपल ओरिएंटेड। एक थोड़ा दार्शनिक बात में यदि यहाँ पर रखूं, हम जब भी राजनीति की बात करते हैं तो कहा जाता है कि राजनीति में हमें सिर्फ सत्ता को देखना है, हमें विचार को नहीं देखना। और जब आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से आप सभी साथी महात्मा गांधी जी को समर्पित कर रहे हैं पूरा व्याख्यान, द एंटायर वर्ल्ड आल्सो इज सेलिब्रेटिंग 150 इयर्स ऑफ द महात्मा गांधी जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करी। राजनीति को जनता से जोड़ने के लिए उन्होंने किस प्रकार से बात करी कि आज हमें अच्छे विचारों को, अच्छे धर्म को, अच्छे कर्म को साथ लेकर के इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ थिंग्स के रूप में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो रवि रंजन जी, इसी से जुड़ा है ये विचार के when we are trying to look for solutions in a world, because today the world is defined by disruption. आप अगर इस पे थोड़ा सा गूगल पे कभी थोड़ा सा सर्च करें, डिसरप्शन वो है कि आज हमारी अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक इंडस्ट्रियल मॉडल समय के साथ बदल रहे हैं, समय के साथ नए आयाम आ रहे हैं, लेकिन जब तक ये आयाम आम जनता को लाभ नहीं पहुंचाएंगे, जब तक इन आयाम में आम जनता के जीवन में सुधार नहीं आएगा, तब तक कोई भी अर्थव्यवस्था का मॉडल संपूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएगा। The only alternative model for development in future has to be people oriented. इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल जो कि मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ कि क्या वैश्वीकरण का प्रभाव रहेगा, वैश्विक व्यवस्था का प्रभाव रहेगा शिक्षा को लेकर। तो आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से शिक्षा में भी क्रांति आई है। और अगर आप एजुकेशन पॉलिसी जो जिस प्रकार से जो पहले वाली हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें भी सबसे बड़ा फोकस था कि तकनीक को ग्रामीण स्तर तक जोड़ना है, न्यू सेंटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर, न्यू लर्निंग प्रेमिसेस कनेक्टेड टू ईच अदर वाया टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। तो आज हमारे लिए ये वैश्विक स्तर पे भी देखना है कि आज जैसे अगर हम WTO में गैट्स की संधि है जहां पर हम एजुकेशन को लेकर विचार करते हैं, और डिबेट ये होता है कि आज जो निजीकरण हो रहा है क्या वो उस गैट से जुड़ी संधि के तहत हो रहा है, क्योंकि हमने उसको साइन तो करा, लेकिन जो शिक्षा है वो एक कॉन्करेंट क्षेत्र है जहां पर सरकार को, केंद्र सरकार को राज्य सरकार की बात को भी मान्यता देनी पड़ेगी। तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए आज हमें ये विचार रखना होगा कि एनी पॉलिसी when we link it to the last person, आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति को, and most important जब हमारी कथनी और करनी के बीच का जो अंतर है जब हम वो समाप्त करेंगे, क्योंकि नीति केवल इन पेपर पे हो, बच्चे का उसको लोगों को म्यूट करो। उसी प्रकार से वही अर्थव्यवस्था जो केवल पेपर पे आंकड़े दिखा रही हो, लेकिन आम जो गरीब जो झोपड़ी में
गांव में व्यक्ति है उस तक लाभ नहीं पहुंच रहा, उस या आम जो शहर में मध्य वर्ग है उसके लिए उसे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो वो अर्थव्यवस्था का जो दृष्टिकोण है वो भी उचित नहीं है। जरूरी ये है आज बदलाव की जो हम पर, क्योंकि और ये बदलाव की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर स्तर पर आप देखिए विचार हो रहा है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू ऑर्डर, वैश्विक स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे। तो वो न्यू ऑर्डर पीपल ओरिएंटेड तभी होगा when we stop ignoring mistakes of the past, जो हमने पुरानी गलतियां करी हैं कि शासन केवल शासक के लिए, शायद शासन में जनता की कोई मान ना हो तो वो उचित नहीं है। और डॉक्टर पांडे ने, डॉक्टर आनंद ने बहुत अहम बात करी, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद हमारी पहचान से जुड़ा है। तो जब हम नई व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला, अगर मैं अंतरराष्ट्रीय वैश्विक समझूं, शासन को लेकर वो कौटिल्य अर्थशास्त्र है, जहां पर वो मानते हैं वही शासन सत्य है, न्यायपूर्ण है, जहां जनता के हित में काम हो, वही नीति हित उचित है, जहां पर राजा जो है समस्त की बात सुनते हुए अपनी विचार को रखे। और ये तो उल्लेख गीता में भी किया गया है कि किस प्रकार से जो सत्य है वो आपके कर्म से जुड़ा है, जो कर्म का विचार है वही आपको आगे लेकर जाएगा। So it is very essential to have a holistic perspective for security, for governance, because ego, greed, selfish nature, इसका हमारे ग्रंथों में भी उल्लेख है। आज हमें उन्हीं चीज को दोहराना है, अपनी पहचान को खोना नहीं है, ये जरूरी है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आज हमें समझना है कि चाहे वो हमारा हित हो या सिक्योरिटी हो, बहुआयामी चीज को हम तभी उचित रूप से पा सकते हैं जब हम सबके साथ मिलकर वार्ता करें, सबके साथ मिलकर प्रयास करें। तो ये दो सवाल थे, मैंने कहा मैं इसीलिए इनको जवाब दूं। मैं एक बार फिर प्रमोद जी, मैं प्रोफेसर सतीश राय को देख सकती हूँ। अभी और सवालों के जवाब आपको देने अभी। नमस्कार एक बार फिर अंकित निशांत जी हमारे साथ है, मैं नमस्कार कहती हूँ आपको। हमारे साथ नितिन भाई बंसाली जी, मैं आपने बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ आए। मैम एक सवाल है जी बताएं। यदि मैं चैट बॉक्स की ओर, मैम ये जो करंट इकोनॉमिक स्लो डाउन है ये कहीं क्रैश डाउन है, तो इस रिकवरी तरह से देख कैसे होनी चाहिए? क्या करेंसी को ग्रास रूट लेवल से ऊपर की तरह आना चाहिए या फिर कुछ बड़ी कंपनियां किसी तरह से इन्वेस्ट करें और लोगों एक्सप्लॉइट करके उस तरह से मिलना शुरू करेंगे? और इसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का क्या भूमिका होनी चाहिए? मेरा रिक्वेस्ट ये है मैम कि प्लीज माइक का इस्तेमाल जब कर रही थी आप तो वॉइस बहुत क्लियर थी। माइक जब इस्तेमाल करती हैं तो आवाज बहुत अच्छी आ रही थी। माइक लेक्चर करती हूँ तो हाँ प्रमोद जी, अच्छा सवाल आपका मैं जवाब देते हुए, देखिए आज निस्संदेह रूप से अर्थव्यवस्था को लेकर आज बहुत बड़े सवाल हैं। आरबीआई ने भी आज रिपोर्ट जो दी है उसने आज हमारे लिए बहुत बड़ा एक विषय प्रस्तुत करा। इट इज इंडीड एन अलार्मिंग सिचुएशन। इकोनॉमिक रिकवरी राष्ट्रीय कंपनियां नहीं ला सकती। इकोनॉमिक तभी होगी जब जनता के पास डिमांड होगा, और डिमांड कब होगा? जब उसकी जेब में पैसा होगा। तो आज ये जरूरी है, जैसे हमने स्टिमुलस की भी बात करी थी अपने और ये मैंने अपने लेखों में भी लिखा है कि जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, यूएस ने भी स्टिमुलस दिया, जर्मनी ने भी स्टिमुलस दिया, कनाडा ने भी दिया, भारत ने भी, सबसे ज्यादा तो बड़ा स्टिमुलस तो भारत ने दिया है 20 लाख करोड़ का। लेकिन जब तक ये स्टिमुलस, ये नीति, ये पैसा जनता की जेब तक नहीं पहुंचेगा तब तक उचित नहीं होगा। और यही कारण है कि जब हम सेल्फ रिलायंस की भी खोज कर रहे हैं, मनुष्य सेल्फ, अगर आप गांधी को पढ़ें, अगर आप एमर्सन को पढ़ें, ये खोज तभी होगी जब आप मनुष्य को, व्यक्ति को सशक्त बनाएं। और कहीं ना कहीं एक कड़वा सत्य है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इट्स द मनी दैट मेक्स द मेयर गो। सो इकोनॉमिक रिकवरी कैन ओनली वर्क ऑन अ comprehensive strategy of putting money in the hands of generating demand and at the same time public the private sector। कुमार जी अपने को म्यूट करिए, सेमिनार में बैठे हैं आप। प्लीज कंटिन्यू मैम। जी, so public sector has to work in tandem with the private sector।
भारत में पब्लिक सेक्टर को लेकर काफी चर्चा है इस समय। आप देख रहे हैं कि निजीकरण को लेकर काफी न्यूज में समाचार आ रहे हैं। निजीकरण यदि एफिशिएंसी को लेकर कहा जा रहा है तो केवल वो एक पर्याप्त चीज नहीं है, क्योंकि एफिशिएंट तो हमारे, अगर यदि पब्लिक सेक्टर होते तो इतने सालों से अर्थव्यवस्था कैसे चलती। जरूरी ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है आपको उसको एम्पावर करना है। जब आप डिसरप्शन के फेज में होते हैं तो आप कभी भी एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर्स को तोड़ते नहीं। एक स्थिर मकान को आप कभी भी समाप्त नहीं करते। नई ढांचा और बुनियाद रखने के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज है उसकी गेन्स को आप कंसोलिडेट करते हैं। यही इकोनॉमिक एफिशिएंसी स्ट्रेटेजी है। और फिर उस आधार पर, उस मजबूती के आधार पर आगे का आप जो जायंट लीप होता है वो विचार रखते हैं। So economics, again, we have to again put it from the people's perspective of generating demand and at the same time not privatizing public sector but streamlining public sector. क्योंकि जब तक इकोनॉमी जॉब एम्प्लॉयमेंट से क्रिएटेड नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, we cannot really go forward. Entrepreneurship is never a one-way affair. Entrepreneurship is always a systematic affair. Entrepreneurship requires innovation और ये innovation केवल वन शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी ऑफ सेलिंग आउट नहीं होता। इनोवेशन होता है कि आप किसी आइडिया को, किसी प्रोजेक्ट को सही रूप से नर्चर करें, स्ट्रीमलाइन करें नीति में और जनता तक उसे पहुंचाने में। अंकित कुछ सवाल पूछना चाहते हो? थोड़ा शॉर्ट में पूछना, ज्यादा टाइम हो गया है। अंकित, वैसे मेरी बात का तो मैम ने जवाब दे दिया है, पर इन्होंने बात किया कि सबसे ज्यादा फंड भारत सरकार ने दिया 20 लाख करोड़, पर 20 लाख करोड़ की एक कॉमन सेइंग चल रही है मैम कि 20 लाख करोड़ में 13 जीरो है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि 20 लाख करोड़ की बात और आत्मनिर्भर होने की बात केंद्र सरकार लगातार कर रही है, पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है कि जो जब वैश्विककरण की हम बात कर रहे हैं और पूरे देश की बात करते हैं तो राज्यों से मिलकर बना है, और वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वो बिना राज्यों के सब कुछ खुद चलाए जा रही है। राज्यों का योगदान उसमें समझ नहीं आ रहा है और राज्य को उससे क्या लाभ होगा वो नहीं समझ में आ रहा है मैम। वो तो ग्लोबलाइजेशन का क्या हो। अंकित, मैं यही देखिए आप जो सर कहा उचित सही कहा कि यदि मैं अगर का एक कंपैरेटिव स्टडी करूं तो न्यूयॉर्क गवर्नर नियमित रूप से प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने भी यही बात रख रहे हैं कि राज्य को जब तक आप उनका फंड नहीं देंगे वो महामारी को, अर्थव्यवस्था से जुड़े अन्य शिक्षा को, समाज को कैसे आगे लेकर जाएंगे। तो यह चर्चा तो सब जगह चल रही है कि कैन बी जस्ट dismantle the center state coordination in order to create the new structure, or should we genuinely have an ambit of new innovative center state coordination to get the new era? तो ये चर्चा तो सारे फेडरल देशों में चल रही है कि राज्य कह रहे हैं कि केंद्र उनको उचित स्तर से एक सही स्तर से उनका शेयर नहीं दे रहा है। इलाहाबाद से अतुल तिवारी जुड़े हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं। इलाहाबाद से रिसर्च स्कॉलर हैं ये फिलोसफी के। अतुल, हेलो। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? किससे पूछेंगे? आनंद सर से पूछेंगे, मैडम से पूछेंगे, राय सर से पूछेंगे? ये भी बता दीजिए क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। शिशिर मिश्रा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी शिशिर, और हिस्ट्री डिपार्टमेंट। हेलो, हाँ आवाज आ रही है शिशिर जी। yes, welcome ma'am on RGSC. I am Shishir Mishra in Delhi University. Ma'am, I have two questions. Whether COVID-19 is an urban phenomena or the uniform type of migration in developed country or underdeveloped countries. My two questions are very similar. क्या COVID-19 एक urban phenomena है, और दूसरा क्या सिमिलर टाइप ऑफ माइग्रेशन हुए हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में? थैंक यू मैम। शिशिर जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। हम सब लोग सेम यूनिवर्सिटी से हैं तो अच्छा लगता है यूनिवर्सिटी के साथ ही जब मिले भी हैं कई बार। हाँ
I'm also RG Assistant Secretary of Bihar. हाँ शिशिर जी, ये कहना- मैडम कमलजीत भी जुड़ी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं। हाँ अभी मैं देख रही हूँ प्रमोद जी को आज वर्चुअल रूप से काफी लोगों से संपर्क हुआ और अच्छा लगा सतीश राय जी का आशीर्वाद मिल रहा है। अजय गर्ग जी भी जुड़े हुए हैं, अभी हिमाचल में हैं लेकिन हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। जी सबको मेरा नमस्कार। शिशिर जी, कोविड-19 को ये कहना, क्योंकि ये बात सही है कि यदि जब मैं अपने गांव में अपने रिश्तेदारों से बात करती हूँ, वो कहते हैं हमारे यहाँ तो कोरोना नहीं है, लेकिन कोविड-19 एक अगर यहाँ पे थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप देखें, देखिए यह टेस्टिंग पर डिपेंड करता है। जब तक आप उचित टेस्ट नहीं करेंगे, गांव में भी क्या पता हो, इन्फेक्शन ही तो है, किसी को भी हो सकता है। जब तक आप इसकी पर्याप्त टेस्टिंग नहीं करेंगे, आप इसको अर्बन या रूरल फिनोमिना नहीं कह सकते। और दूसरी चीज से जुड़ा सवाल है जनसंख्या का। कोविड-19 को एक अर्बन फिनोमिना है, क्योंकि जैसे कोई सिटी हो तो एकदम हॉटस्पॉट बन गया, क्योंकि वहां पर जनसंख्या। गांव में क्योंकि क्या पता आबादी स्कैटर्ड होती है, तो इसलिए वहां पर इतना वहां फैलाव नहीं हुआ। बट नॉनदलेस इसको हम केवल साइंटिफिक प्रिज्म से देखेंगे, बेस्ड ऑन टेस्टिंग, राइट। दूसरा जो सवाल आपने विस्थापन से पलायन से जुड़कर मिलकर करा, माइग्रेशन शिशिर जी इज नेवर वंस अगेन अ कंट्री स्पेसिफिक फिनोमेना। एवरी कंट्री हैज अ प्रोसेस ऑफ पुश एंड पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स जो आपको आपके देश से दूर कर देते हैं अन्य जगह के लिए, चाहे वो नौकरी हो, बेहतर जिंदगी हो, बेहतर आइडेंटिटी हो, उसके लिए। पुल फैक्टर्स जो आपको खींचते हैं, आपको आकर्षित करते हैं। और ये जो पुश और पुल फैक्टर्स के बीच विस्थापन की कड़ियां हैं, अगर हमने भारत में रूरल माइग्रेशन देखा कि किस प्रकार से मुझे आज भी याद है, मैंने द प्रिंट की ज्योति यादव जी के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉक उन्होंने करी, और उन्हें बिहार में, उत्तर प्रदेश में पलायन को लेकर काफी स्टोरीज करी। उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट तर्क रखा कि लोगों ने कहा कि हम नूनू रोटी खाएंगे लेकिन शहर को वापस नहीं जाएंगे। लेकिन वही मजदूर आप ये देखते हैं कि अप्रैल और मई के पश्चात, अगर अगेन आंकड़े आप देखें, जुलाई में काम पर वापस आ जाता है, राइट। हमें और सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा इसको अर्बन टेक्निकल रूप से देखें कि किस प्रकार से अमेरिका में वीजा बैन को लेकर, वीजा इशू को लेकर एक नया विचार आया कि इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव लाया जाएगा। और कारण क्यों है? क्योंकि माइग्रेशन से उनके जॉब सिनेरियो को, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स में बदलाव, फर्क पड़ता है। तो कहने का तर्क ये है कि यू हैव टू लुक एट माइग्रेशन नॉट एज अ रूरल वर्सेस अर्बन फिनोमेना, नॉट एज ए कंट्री स्पेसिफिक फिनोमेना। पलायन को आपको केवल कॉजेस ओरिएंटेड, उसका जो कारण है उससे जोड़ना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो अहम चीज है माइग्रेशन की, चाहे वो भारत में हमने देखा हो या फिर हमने देखा हो किस प्रकार से अमेरिका में इस समय इमिग्रेशन को लेकर, वीजा को लेकर नए अभी हाल फिलहाल में अनाउंसमेंट हुआ है। इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू इकोनॉमिक एवेन्यूज। मजदूर माना गया, आया वापस अपने घर, लेकिन जुलाई में फिर शहर की ओर गया, क्योंकि गांव में नहीं है नौकरी के अवसर, राइट। मैंने खुद काफी माइग्रेशन को लेकर इंटरव्यूज करे थे अखबार में लिखने के लिए, तो जब बात करा तो उन्होंने वही कहा कि अभी हमें एकदम डर लगा कि पैंडेमिक फैल गया है, तो हमें लगा हम घर में सुरक्षित हैं क्योंकि यहाँ पर हाल ठीक नहीं है। घर गए, 1 महीने बाद सवाल ये आया, पैंडेमिक नहीं तो बेरोजगारी कहीं ना कहीं जीवन के लिए बहुत भारी सवाल उठा देगी। ये अगला प्रोग्राम हम लोगों का कोरोना पे होगा, कोविड पे ही होगा। ये situation existing even in developed countries, that today when there's this entire change in the laws of travel, of work, people are there that what do we do, हम इसी वाले क्लॉज के साथ एग्जिस्ट के लिए सोचते हैं। सो माइग्रेशन को, विस्थापन को जब भी हम अध्ययन करें, it has to be always seen with reference to causes. It's never a country specific thing. It's always about the entire dynamics of push versus pull factor. तो मैं संक्षिप्त रूप से यही कहूंगी कि कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, और कोविड अगेन कोई भी रीजन स्पेसिफिक नहीं है। केवल इसको एक साइंटिफिक स्तर पर टेस्टिंग के आयाम पर देखना चाहिए, क्योंकि क्या हो गया है कि जब तक पर्याप्त टेस्ट नहीं होंगे तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि महामारी एक रीजन में है या नहीं है। तो ये इन चीजों से जुड़ा हुआ मतलब एस्पेक्ट है। बहुत बहुत बढ़िया मैडम। मैडम ने आप लोगों के सवालों को लगभग जवाब सभी दे ही दिया।
और ये मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में बार बार लोग सर्टिफिकेट के लिए मैसेज कर रहे हैं, तो वहाँ चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म भरा हुआ है, पड़ा है, और आप उसको जो है सिर्फ फीड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको सर्टिफिकेट आपके मेल पे चला जाएगा। तो जो भी लोग मैसेज कर रहे हैं बार बार, वो काइंडली उसको भर दें। देववर्धन, आप एक बार